हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये मुझसे शेयर की है बिहार के रहने वाले आनंद ने। आनंद बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। और जो उनकी फैमिली के साथ घटनाएं हुई हैं, जो चीज़ें घटित हुई हैं, उसे सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये बहुत ही दर्दनाक है। और जिस तरह से उस बंदे ने मुझे बताया ना, मुझे ऐसा लगा उसकी फैमिली के साथ ये रियल में घटित हुआ है और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बुरी तरीके से घटित हुआ है। फैसला आप लोगों के हाथ में। इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये कहानी रियल है और फेक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जब आनंद के फादर 14-15 साल के थे। बिहार से माइग्रेट होकर के, मतलब जॉब की तलाश में, माइग्रेट नहीं होते, जॉब की तलाश में वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली में कोठियों में झाड़ू पोंछा बर्तन नौकर की तरह से काम करते हैं। वहाँ से आगे निकलते हैं तो बसों में ड्राइवरी कंडक्टरी काम करते हैं। वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो खिलौना फैक्ट्री में रेडियम के खिलौने बनते थे उस टाइम, जो उन्होंने मुझे बताया, जो रात में अंधेरे में चमका करते थे। अगर आप लोगों के घर में, किसी के घर में ऐसी मूर्ति हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो उस खिलौने फैक्ट्री में डे नाइट काम करते हैं, क्योंकि आनंद के जो फादर है वो घर के बड़े होते हैं और उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत सारी होती है, क्योंकि उनके 3 बहनें होती हैं जिनकी शादी करनी होती है, बूढ़े माँ बाप हैं, एक छोटा भाई भी है। तो डे नाइट मेहनत करके पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपनी 3 बहनों की शादी कर देते हैं। 3 बहनें अपने घर जा चुकी हैं। अब आनंद के फादर की शादी की बारी होती है। आनंद के फादर की शादी होती है, ठीक है। आनंद का जन्म होता है, वो 2.5 साल के होते हैं। तो आनंद के फादर दिल्ली में एक 25 गज का ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं। जैसे ही वो ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, वैसे ही शुरू होती है इनके साथ वो सारी घटनाएं जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दर्दनाक है और सोचने वाला है। जैसे ही इसके फादर ने 25 गज का टुकड़ा लिया, वैसे ही आनंद के ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दिवाली की वजह से थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे बच्चे बाहर फोड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। वीडियो बनाना था, रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मैंने किया। तो कहानी आगे बढ़ती है कि जब 25 गज का टुकड़ा लिया और इनके ग्रैंडफादर जब बीमार हो गए, तो इनके फादर ने, आनंद के फादर ने वो पैसे ज़मीन में लगाने की वजह, मकान बनाने की वजह, वो सारे पैसे जो वो कमाते थे अपने फादर के इलाज में, ट्रीटमेंट में भेजते रहे। अब आनंद के ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर वो ठीक नहीं होते। मजबूरन और पैसों की जब रिक्वायरमेंट हुई तो आनंद के फादर ने अपने उस 25 गज के प्लॉट को ही बेच दिया और ट्रीटमेंट करवाते रहे। लेकिन किस्मत को और भगवान को कुछ और ही मंजूर था शायद, या यूँ कहूँ कि भगवान के अलावा कोई और था जो कुछ और चाहता था और उसे कुछ और मंजूर था। ये गलत नहीं हुआ। आनंद के ग्रैंडफादर उसके 2.5 या 3 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए। आनंद के जो ग्रैंडफादर थे, पहले के ज़माने के लोग, आज भी मैंने कई जगहों पर देख रखा है कि लोग खेती करने के लिए बैल पालते हैं। तो इन लोगों के पास बैल और गाय थी। जब इसके ग्रैंडफादर मरे तो बैल बहुत रोए, क्योंकि वही वो जीव था जो ये जानता था कि मेरे मालिक मरे नहीं, इन्हें मारा गया है। कहानी आगे बढ़ती है। आनंद के फादर बहुत ज़्यादा मेहनत करते, स्ट्रगल करते हैं, चीज़ों को एकत्रित कर रहे होते, पैसे जमा कर रहे होते हैं कि मेरे को कैसे भी करके दिल्ली में एक प्लॉट लेना, अपने बच्चों को लाना है, पढ़ाई लिखा करके उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनाना। पर उन्हें क्या पता था कि वो उन्हें काबिल बनाने में जितने जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके पीछे कोई और ऐसा लगा हुआ है जो ये होने नहीं देना चाहता है। अब एक घटना और इनके घर में घटित होती है कि वो जो बैल जो इनके ग्रैंडफादर के मरने पर रो रहा था, अब वो बीमार हो जाता है। जी हाँ, एक बैल, एक जानवर। अब वो बीमार रहने लगता है, उसका खाना पीना छूट जाता है, डॉक्टरी दवा सुई चल रही होती है। एक डॉक्टर आता है जो उसकी मर्ज, मतलब बीमारी को पकड़ लेता है कि इसके घुटने में एक सुई गड़ी हुई, कोई कील नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, सुई गड़ी हुई होती है। डॉक्टर उस सुई को निकालता है। जो घाव एक किसी के इंसान, किसी की भी बॉडी में, आप चाहे जानवर हो चाहे फिर इंसान हो, अगर आपकी बॉडी के एक पार्ट में एक सुई, कील कुछ भी गड़ जाए तो वो जगह धीरे धीरे घाव बन के पकने लगती है, फोड़ा फुंसी बनने। मगर उस जानवर की जिस जगह कील गड़ी हुई थी वो अंदर अंदर पक रहा था, ऊपर दिख ही नहीं रहा था। उस डॉक्टर को वो चीज़ दिखी, उसने उस सुई को निकाला, फेंका और मरहम पट्टी कर दिया। लेकिन फिर भी उस बैल की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। जिसके बाद आनंद की ग्रैंड मदर कहती है कि दवा तो हमने करा लिया है, ओझैती गुनैती भी करा के देखते हैं,
बताना चाहूँगा कि बिहार में तांत्रिकों को ओझा गुनी बोला जाता है। आप जिस भी स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके स्टेट में तांत्रिक को क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब कहानी आगे बढ़ती है कि जब इनकी ग्रैंड मदर अपने एक रिलेटिव को बुलाती हैं जो कि तांत्रिक हैं, ओझा हैं, वो आकर के जब इनके घर का सर्वे करते हैं और बैल को देखते हैं तब बताते हैं कि बैल बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। और एज इट इज़ ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद वो बैल मर जाता है, जिसके बाद आनंद की ग्रैंड मदर फिर से उन्हें बुलाती है और उनसे पूछती है कि बाबा ऐसा क्यों। जिसके बाद जो खुलासे होते हैं ना, वो बड़े ही सनसनीखेज खुलासे हैं, जिसने इनके सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इसके बाद वो तांत्रिक बताते हैं कि आपके घर में आपकी रिश्तेदारी यानी पटीदारी मतलब जो आनंद के फादर हैं, उनके चाचा या ताऊ का कोई लड़का बड़ा, ठीक है, यानी कि इनके आनंद के फादर से बड़ा भाई गांव के कुएं में जो इनके घर के जस्ट सटा हुआ होता है, कूदकर आत्महत्या कर लिया होता है। इनकी ग्रैंड मदर ने वो चीज़ देखा हो तो बताती है हाँ ऐसा हुआ है। तो ये सब वो कर रहा है, और ये सब वो अकेले नहीं कर रहा है, ये सब उससे करवाया जा रहा है। और ये सब करवा रही है इन्हीं के खानदान की एक डायन, जिसने उसको मैनिपुलेट करके मारा था, कुएं में कूदकर आत्महत्या करने पे मजबूर किया था। उसके बाद एक चीज़ और रिवील होती है जो इन लोगों को सोचने पर इनके आगे डर का एक माहौल क्रिएट कर देती है कि इनके फादर यानी कि आनंद के ग्रैंड फादर की जो डेथ हुई है वो भी इसी वजह से हुई है, वो भी तंत्र विद्या की वजह से ही मारे गए। अब उसके बाद जो रिवील होता है वो और भी दर्दनाक होता है। आनंद के 2 बड़े भाई थे जो पैदा होते ही एक्सपायर हो गए थे। आनंद का बड़ा भाई जब पैदा हुआ था तो उसके पैदा होने के बाद घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। बहुत गरीब घर से थे, लेकिन खेती तो सबके पास होती है भाई, छोटी हो चाहे बड़ी हो सबके पास होती है। पहले इनके खेतों में अनाज बहुत कम उगता था, और उगता था तो सड़ा गला खराब हो जाना इस तरीके से उगता था। लेकिन जब आनंद का सबसे बड़ा भाई, पहले नंबर का भाई जब होता है, जिसका नाम आनंद ने मुझे कुछ बताया था बट मैं मिस कर गया, ठीक है, आज़ाद, यस, आज़ाद होता है। जब आज़ाद होता है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन वो हुआ था, तो आज़ाद जब होता है तो इनके घर में हर चीज़ की एकदम खुशहाली आ जाती है। अन्न उगने लगते हैं खेत में, फसल अच्छी होती है, इनके फादर की सडनली सरकारी नौकरी लग जाती है, कमाई अच्छी होने लग जाती है। जॉइनिंग नहीं हुई होती है, सिर्फ लेटर मिला होता है इनके फादर को। लेकिन जिस प्राइवेट कंपनी में, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं इसके फादर खिलौना बनाने वाली, उस फैक्ट्री में इनका प्रमोशन हो जाता है, मतलब काम अच्छा चलने लगता है, मालिक इन पर ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन 6 महीने बाद वो लड़का मर जाता है। और फिर उसके बाद एक और भाई होता है आनंद से पहले, और दूसरे नंबर पे इनका लड़का, इनके फादर का, वो भी हॉस्पिटल में कुछ टाइम होने के बाद मर जाता है। तो वो तांत्रिक, वो ओझा इन्हें बताते हैं कि उन्हें भी तंत्र विद्या से मारा गया था, पर आनंद जब हुआ तो वो बच गया। क्योंकि बिहार में छठ मैया का नाम आपने शायद सुना हो, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो सब जानते हैं। इनकी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर आनंद की, उन्होंने छठ मैया से मन्नत मांगी थी कि मैं आपके दोनों छठ, जो एक मई जून में होती है और एक दिवाली के बाद होती है, वो दोनों छठ भूखूंगी, उसी भरूंगी, बस मेरे घर में एक पोता दे दीजिए। जिसके बाद आनंद होते हैं, और शायद उस तांत्रिक जो भी डायन है, काला जादू जो भी कहते हैं उसको, उसका विद्या चल नहीं पाती, उसकी सिद्धियाँ चल नहीं पाती, आनंद बच जाते हैं। जिसके बाद आनंद के 2 भाई और होते हैं। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, पता लगता है कि वो जो डायन है उसने अपनी सिद्धियों को पाने के लिए बहुत से लोगों को इनके खानदान में मारा है, इवन गांव में भी मारा है, और बहुत सी जगहों से वो सिद्धियां हासिल कर रही है। उस डायन के पास ब्रह्म पिशाच है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारे। और इनके घर से आनंद के 2 बड़े भाई, आनंद के ग्रैंडफादर जो मरे हैं वो मनुष्यदेव बन चुके हैं, और इनके जो रिश्तेदार जो आनंद के ताऊ लगेंगे वो भी ब्रह्म पिशाच में कन्वर्ट हो चुके हैं। उन्हें भी उस तंत्र विद्या करके उसने बहुत बुरा बना दिया है, जिनका यूज़ ये सिर्फ इसके घर को डुबाने में करती है, आनंद के घर को बर्बाद करने में, तबाह करने में कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है। आनंद के फादर ने दिल्ली में एक ज़मीन ली होती है। अब वो ज़मीन दूषित होती है, इन लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि वो जो एरिया है वो कभी दिल्ली में शमशान, कब्रिस्तान के तौर पे यूज़ किया जाता था, और वो पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया है।
बाढ़ आने की वजह से वो सारा फ्लैट हो गया था। लेकिन जहाँ पे लाशें दबी हों, कोई ना कोई तो वहाँ रहता होगा, किसी न किसी की तो आत्मा वहाँ भटकती होगी, जो आनंद ने मुझे बताया। आनंद ने बताया कि उनके घर में हमेशा किसी के कराहने की आवाज़ आती थी, किसी बुजुर्ग की, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इनके घर में कराहने की आवाज़ आती थी, जो इनकी मदर ने महसूस किया, इनके फादर ने महसूस किया। और अब वो एक्टिविटीज़ धीरे धीरे इनके घर में बढ़ने लगी। कोई रात में इनके दरवाजे को खटखटा के भाग जाया करता था। जब भी कोई दरवाज़ा खटखटाए और दरवाजे को ओपन करते थे तो वहाँ कोई नहीं दिखता था। इवन दूर दूर तक कोई दिखता नहीं था कि कोई हो जो दरवाजे खटखटा के छुप जाओ तो दिख जाए, मगर ऐसा कोई होता नहीं था। और दरवाज़ा बाहर का ही नहीं, इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता था। रात में इनके घर में किसी के चलने की आहट साफ साफ महसूस होती थी। इनकी रसोई जो कमरे के साथ जुड़ी होती थी, वहाँ इनकी मदर को कई बार ऐसा लगता था कोई खड़ा होकर इन्हें देख रहा है। उस घर में हॉरर एक्टिविटीज़, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी धीरे धीरे। ये परेशान हो गए। इनके फादर ने, इनकी मदर ने बहुत से तांत्रिकों को बुलाया। दिल्ली में जो तांत्रिक होते थे वो आए, पैसे लिए, ठगे और चले गए। मगर इनके घर में वो चीज़ें बंद नहीं हो रही थी, वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और अब उन चीज़ों ने, उन आत्माओं ने इनके बॉडी पर भी हमला करना शुरू कर दिया। आनंद के फादर की, वो आनंद के फादर की बॉडी पर कुछ इस तरह से अटैक करते थे कि वो चलते फिरते ही चक्कर आ जाते थे और वो रास्ते में गिर के बेहोश हो जाया करते थे। जब ये तांत्रिक को दिखाते तो वो लोग बताते थे कि तुम्हारे घर के ही, तुम्हारी जो घर में जो डायन है उसने तुम्हारे ऊपर इन लोगों को लगा रखा है। अब इनके घर की, आनंद की जो चाची हैं, वो बीमार हो जाती है। उन्हें टीबी की बीमारी हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट दिल्ली में ये ला करके बहुत करवाते हैं इनके फादर, आनंद के फादर। ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो ठीक कैसे होती है? एक मुस्लिम तांत्रिक के पास जब ये जाते हैं तो वो उन्हें एक तावीज़ बना के देता है और कहता है कि इस तावीज़ को कभी अपने आप से जुदा मत होने देना। अगर तुमने इस तावीज़ को कहीं भी जुदा किया, अपने आप से उतार के कहीं रखा, तो ये गायब हो जाएगा और उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो सोचने से भी परे होगा। और ऐसा ही घटना हुई जब ये चाची इनकी अपने गांव में थी और कुछ ऐसी घटना हुई कि वो तावीज़ इनसे हट गया और वो हमेशा के लिए तावीज़ गायब हो गया। कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद इनकी चाची का देहांत हो जाता है और पता चलता है कि उनकी चाची को भी उन्हीं लोगों ने मारा है तंत्र विद्या के थ्रू, और अब उन्हें भी दूषित करके आनंद की फैमिली के पीछे लगा दिया गया है। क्योंकि डायन नहीं चाहती है कि आनंद की जो फैमिली है वो आगे बढ़े, कामयाब हो या कुछ भी हो। वो इन्हें जड़ से ख़त्म करना चाहती है, मारना चाहती है। इसीलिए वो इन चीज़ों को दूषित कर करके इनके पीछे लगा दिया। इसके बाद जो चीज़ें घटनाएं घटने लगती हैं, आनंद का जो छोटा भाई होता है, 2 साल की उम्र में बताते हैं कि वो उबलते हुए चावल में गिर गया था और पूरा जल गया था। काफ़ी दिनों तक उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला था। जो तंत्र विद्या से एक ओझा गुनी के द्वारा ये पता चलता है कि उसको भी मनुष्य देव ने जलाया था। ठीक है, अब इनको वो चीज़ें साफ साफ दिखनी चालू हो जाती है कि इनके घर में वो चीज़ें घटित हो रही हैं, इनके घर में आत्माओं का वास हो रहा है। अब इसके बाद ये लोग गांव जाते हैं, दिल्ली में तांत्रिक ढूंढते हैं, बहुत कुछ जादू टोना, ओझाइती, तंत्र विद्या सब कुछ करवाते हैं, लेकिन किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अच्छा तांत्रिक मिल भी जाता है तो वो कुछ दिन के लिए ठीक कर देता, अदरवाइज सिर्फ सब कोई इनके पैसे ही लूट रहे होते हैं, जो मुझे आनंद ने बताया। ये दिल्ली के जिस प्लॉट में रह रहे हैं वो प्लॉट भी ऑलरेडी वैसा ही है। वहाँ कितने तांत्रिक आए, करके गए, ठीक किए, लेकिन ठीक नहीं। इनका घर दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। अब इनके घर में जो चलने की आहटें हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब वो बच्चों को भी परेशान करने लगे। उस टाइम आनंद की उम्र 11-12 साल की थी। अब वो आनंद को भी परेशान करने लगे। वो नहीं चाहते कि ये लोग पढ़े लिखें, आगे बढ़े। अब वो इनको मेंटली डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं। इनको पढ़ने ना देना, इन लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़वा के रखना। इनके आपस में, इनके फादर मदर आपस में लड़ जाया करते थे। बच्चे उल्टा सीधा बोल देते थे, ये बच्चों को उल्टा सीधा बोल दिया करते थे। ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी माइंड के थ्रू करवाई जा रही थी, नेगेटिव फोर्स के थ्रू, उन आत्माओं को भेज के, उन तंत्र विद्या को भेज के। और ख़ासकर आनंद के फादर पर ये तंत्र विद्याओं का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा था, क्योंकि अब उनके ख़ानदान में सिर्फ एक वही कमाने वाले बाकी थे। आनंद के फादर गवर्नमेंट जॉब में थे
और वही थे जो कमा धमा कर पूरे घर को, गांव को भी चला रहे थे। गांव में ज़मीनें भी खरीद रहे थे बचत करके, क्योंकि आनंद के फादर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं कर रहे थे, वो गवर्नमेंट जॉब करने के साथ साथ शाम को सब्जी बेचा करते थे। बिहार में सत्तू और भूजा का प्रचलन बहुत है, मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी लगता है। मैं ही बिहार का रहने वाला हूँ, पर मैं बेसिकली दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उनके फादर ये बिजनेस भी किए थे, छोटे पैमाने पे साइकिल पे सत्तू और भूजा लेकर के बेचते थे। बहुत हार्ड वर्किंग थे उनके फादर, लेकिन अभी भी हैं। और मेरी दुआ है सबके फादर हार्ड वर्किंग होते हैं, और होना भी चाहिए। सबके फादर आगे बढ़ें, मेहनत करें, हम सब भी आगे बढ़ें, उनके थ्रू आशीर्वाद मिले हमें, हम लोग आगे बढ़ें। तो कहानी आगे बढ़ती है। अब वो इन सबको और ज़्यादा परेशान करने लगती है। अब परेशान इतनी ज़्यादा करने लगते हैं कि उनको पढ़ने भी नहीं देती, इनके माइंड को रोटेट करती रहती है इन लोगों को। ये तीनों भाई पढ़ने में धीरे धीरे वीक होना चालू हो जाते हैं। और इनके फादर कुछ भी कमाए, वो पैसा घर में बचता ही नहीं था। कभी कोई बीमार हो जाए, कभी कुछ खर्चा हो जाए, कभी कहीं लगाना पड़ जाए। इनके पैसे दिन पे दिन कब कमाते कब उड़ जाए पता नहीं चलता, कि पैसों की बचत होती ही नहीं थी। और ये सारा किया धरा था उनका। अब ये कैसे पता लगता है? अब शुरू होता है पहला खेल, जब इनकी मदर को उनका सबसे बड़ा बेटा दिखाई देता है और वो ये कहता है कि मम्मी मुझे अपने पास रखो, मुझे उसने मार के अपने पास रखा हुआ है और वो मुझे परेशान करते हैं और मुझे बार बार कहते हैं कि जा अपने भाइयों को मार, अपने भाइयों को परेशान कर, अपने माँ बाप को मार। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, मुझे अपने पास रख लीजिए। लेकिन कैसे किसी को रखा जाए ये नहीं समझ आता। वो तो एक आत्मा है, तो भला कोई इंसान कैसे किसी आत्मा को रख लेगा, जबकि वो कोई तांत्रिक भी नहीं है। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। इनके फादर अब उस चीज़ को दूर करने के लिए, क्योंकि अब आनंद बड़ा हो चुका है, उसके दोनों भाई बड़े हो चुके हैं, नौकरी कहीं लग नहीं रही, लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाए, पढ़ लिए हैं इन्होंने, कॉलेज ख़त्म की जैसे तैसे पास कर, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पता चलता है किसी तांत्रिक के पास जाते हैं ये लोग, तो तांत्रिक बताता है कि आपके घर में ऐसे ऐसे किया धरा है, लेकिन ठीक कोई नहीं कर पा रहे, क्योंकि ठीक ना करने के वजह एक ही बताया जाता है कि जो डायन इनके ऊपर कर रही है उसके पास एक आत्मा नहीं है। उसके पास आनंद के 2 भाई हैं, दादा हैं, चाची है, और जो उसके वो ताऊ लगेंगे जो रिश्ते में कुएं में कूद के एक्सपायर हो गए थे वो हैं। इसके अलावा पूरी फौज है जो उसने मार मार के सिद्धियां हासिल कर रखी है गांव में। और उसके गुरु से, उस डायन के जो गुरु थे, उनसे भी जो तंत्र विद्या के थ्रू जो भी कुछ मिला है काले जादू के थ्रू, वो भी उसके पास है, जो उन्हें परेशान करने में इस्तेमाल करते हैं। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। आनंद जब इन सब चीज़ों से ऊब चुके होते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सारे तांत्रिक आते हैं, इन लोगों को लूट के चले जाते हैं, तब इन लोगों को एक ही चीज़ नज़र आती है, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का नाम आपने भी सुना होगा, जो राजस्थान में पड़ते हैं, मेहंदीपुर में, और बड़े ही सिद्ध, बड़े ही जागरूक बालाजी महाराज, हनुमान जी की कृपा है वहाँ पे। ये लोग वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब तक बालाजी की कृपा ना हुई वहाँ जा भी नहीं सकते। आनंद और इनकी फैमिली काफ़ी बार कोशिश करती है, काफ़ी ट्राई करती है कि लोग बालाजी जाएं, बालाजी में अर्जी लगाएं ताकि इनकी ये चीज़ें दूर हो जाए, मगर ये लोग कोशिश जितनी भी करते हैं सारी नाकाम हो जाती है। सडनली एक दिन इनके फादर स्टेशन से फ़ोन करते हैं कि बेटा मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और मैंने टिकट ले लिया। दिल्ली में एक दिल्ली कैंट स्टेशन पड़ता है, वहाँ से उन्होंने टिकट ले ली है बांदीकुई की, अपनी मदर को, और आप खुद आ जाइए, हम बालाजी जा रहे हैं। ये फटाफट अपना सामान बांधते हैं, एक शर्ट पैंट उनकी मदर रखती है, अपनी साड़ी, और बालाजी पहुंचते हैं। बालाजी पहुंचने के बाद जब ये अर्जी लगा करके वहाँ से आते हैं तो इनके घर में कुछ एक्टिविटीज़ होना कम होती है। जैसा कि मुझे आनंद ने बताया था कि इनके पानी में कीड़े पड़ जाया करते थे, खाने से बदबू आया करती थी, ये लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि रात भर इनके घर में कोई चल रहा है, कोई कूद रहा है, ऐसा लगता था कि कोई इनको देख रहा है, इनके बगल में कोई बैठा हुआ है। ये लोग इतने डरे हुए रहते थे। ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में इन्हें बार बार हर साल हाजिरी लगाना, पेशी करने जाना ही होता है। जिस साल ये लोग भूल जाते हैं उस साल ही वो चीज़ें एक्टिविटी अपने आप ही एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन कहानी का भी दूसरा भाग स्टार्ट होता है जब ये लोग बालाजी जाना शुरू कर देते हैं, तो वो आत्माएं इनसे तो दूर हो जाती है, मतलब आ नहीं पाते, भटक नहीं पाती बालाजी की कृपा से। अब ये चली जाती हैं इनके चाचा के एक लड़के के ऊपर, और उसके शरीर पर वो उखड़ना चालू हो जाती है, और उखड़ करके वो आत्माएं बोलना चालू कर देती है कि मुझे इसने मारा था, तब मारा था,
और ऐसे ऐसे मैं भटक रहा हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे रखो, मुझे पूजा दो, मुझे पाठ दो। जब ये बातें उन्हें कैसे पता लगती है, उनके चाचा के लड़के पे सडनली चीज़ें उखड़ने लगती हैं और उसके साथ एक्सीडेंटल केस होने लगे, तो वो जान से मरते मरते बच जाता है। ऑलमोस्ट वो डेड हो चुका होता है लेकिन बच जाता है। तो गांव में ही, इनका जो गांव है वहाँ से कुछ दूर पर एक इनकी चाची लगेंगी जो मुस्लिम है, उनकी एक दरगाह है। उस दरगाह पे जब जाते हैं तो ये बारी बारी से, जो इनका बड़ा भाई है आनंद का सबसे बड़ा आज़ाद, उससे छोटा आशीष जो एक्सपायर हुए हैं, वो दोनों उखड़ते हैं और सारी बात बताते हैं। जिसके बाद इसके दादा भी उखड़ते हैं जो कुछ बोलते नहीं। और उसके बाद आनंद की चाची, जो कि उसकी मदर है, उस लड़के की मदर है जिसके शरीर पे उखड़ रही है, ठीक है, वो सारी बातें इन लोगों को बताती है, किस किस तरीके से हमें मारा गया है और किस किस तरीके से उस डायन के पास पूरी फौज खड़ी है। तो जो वो तांत्रिक चाची हैं, मुस्लिम चाची, वो इन चीज़ों को दूर करने का पूरा पूरा फैसला कर लेती हैं कि मैं इन चीज़ों को हटा दूंगी आपके घर से और आपकी चीज़ों को पूरी तरह से मुक्त कर दूंगी, ताकि आप लोग अपना बिजनेस, अपना कारोबार अच्छे से कर सकें। अब आनंद के घर में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, उनका काम धाम चलने लगा है, नौकरी चाकरी उन लोगों ने पकड़ ली, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि बालाजी में उन्हें हर साल हाजिरी लगाने जाना पड़ता ही है और कई बार वो चूक भी गए। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही कल्पना के परे था। इधर आनंद का जो चचेरा भाई था, उसके शरीर पे जब वो चीज़ें उखड़ रही होती है और चाची प्लान कर लेती हैं कि मैं अब इनको हटा दूंगी, चाची जो तांत्रिक होती है मुस्लिम, अब मैं इन चीज़ों को हटा दूंगी, इनको जला दूंगी। एक रात जब वो सो रही होती है तो उनकी आँख खोलती है तो उनके सामने बहुत से लोग खड़े होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे। और वो सारे भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं जो इन्होंने मुझे बताया, और वो चाची को मारना चाहते थे। चाची बोलती है कि मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है, या उस फैमिली ने, उस बच्चे ने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है, आप लोग उन्हें काम क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं उन्हें जीने दे रहे ठीक से। तो कहती है चाची कि उन्हीं आत्माओं में से एक बुजुर्ग शुद्ध आत्मा भी होती है जो ये कहती है कि ये ठीक कह रही है, उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम्हारे परिवार के हैं, और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तो अपना काम कर रही है, अगर तुम इसे मारोगे तो इसके जो पीर सैयद हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे थोड़े, वो तो साथ देंगे। तब वहाँ से वो चाची ये सारी बातें, ये सारी घटना आनंद के चाचा को बताती हैं। आनंद के चाचा इनके फादर को बताते हैं, आनंद के फादर को। तो ये सारी बातें सुनने के बाद इन्हें यकीन हो जाता है कि चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दूषित चीज़ें कभी भी दोस्तों दूषित ही होती है, चीज़ों का ध्यान रखना। ये चीज़ें मुझे आनंद ने बताया। आनंद की चाची उन दूषित चीज़ों को एक स्थान देती हैं और उन्हें बोलती है कि तुम्हें पूजा पाठ मिलेगा, लेकिन तुम इनका बुरा नहीं करोगे। वो पूजा पाठ भी लेते हैं, उसके बाद भी इन लोगों का बुरा करते हैं। आनंद एक तांत्रिक को भी बुलाते हैं जो शुरू में इनके घर पे बैल देखने आए थे, इनके दादी के थ्रू। उनके बेटे आते हैं इनके घर में, उन चीज़ों की तंत्र विद्या करके उन चीज़ों को स्थापित करते हैं, चीज़ों को स्थान देते हैं, जिनमें आनंद के दो भाई जो मनुष्यदेव बन चुके हैं, आनंद की चाची जो मरी बन चुकी होती हैं, और आनंद के बाबा जो मनुष्यदेव बन चुके होते हैं, उन सबको स्थान दिया जाता है। पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इन्हीं का बुरा करते हैं, पूजा पाठ लेके खा पी के। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उसी के अंडर में होते, उसी डायन के अंडर में होते हैं, जो इन्हें बार बार अपनी तंत्र विद्या से बुला लिया करते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। आनंद को ये लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, स्थान दे दिया गया है, तो बालाजी जाना छोड़ देते हैं। जैसे ही वो लोग बालाजी जाना छोड़ते हैं, वैसे ही इनके घर में फिर से वो एक्टिविटीज़ चालू होती हैं। कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है, कोई इनके पास आकर बैठ जाता है, इनका काम धंधा चालू बंद एकदम बंद कर देता है, इनके घर से पैसे उड़ना चालू हो जाते हैं, इनको माइंड में आपस में उड़ना चालू कर देता है। अब ये लोग इतने परेशान हो चुके थे, इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि चाची ने एक तावीज़ बना के उस लड़के को दिया होता है जिसके शरीर पे ये लोग उखड़ते हैं, कि ये उनके पास भी ना भटके। तो वो उसके पास तो नहीं जाते, लेकिन भटक के अब इन लोगों का बुरा करना चालू कर देते हैं। एंड ऑफ द डे ये लोग एक आदमी को बुलाते हैं जो इनके फूफा लगते हैं, वो अपने साथ एक चेले को लेकर के आते हैं और एक तंत्र विद्या के थ्रू, एक गढ़ के थ्रू एक चीज़ों की सिद्धियाँ करके इनके घर में गाड़ देते हैं अपनी तंत्र विद्या से, अच्छी विद्या से। माँ दुर्गा की सिद्धि, माँ कामाख्या की सिद्धि, माँ काली की सिद्धि, भैरव की सिद्धि से उन चीज़ों को उनके घर में गाड़ देते हैं। इसके बाद इनके घर में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो एक्टिविटीज़ होना बंद हो जाती हैं और उनके घर तरक्की पे आना चालू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तांत्रिक इनके घर में पूजा पाठ करके गया होता है, वो 6 महीने बाद मर जाता है, जो मुझे इन्होंने बताया।
उस तांत्रिक की भी डेथ हो जाती है। अब जब उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, तो फिर से इनके घर में वो एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं। वो सब लोग इनको परेशान करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग फिर से बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं, वहाँ अर्जी लगाते हैं और वहाँ के पंडित इनको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारे घर की जो डायन है वो तुम्हारे घर की डायन है, वो तुम्हारे ख़ानदान में है। कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी कुछ पकड़ ले, तुम्हारे घर में कितना भी तुम्हारे घर को बांध ले, तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत हटा ले, लेकिन वो तुम्हारे घर में ऑलरेडी मौजूद है डायन। तो जैसे ही तुम्हारे घर को कोई बांधेगा, कील करेगा तुम्हारे घर में, कील करने के बाद, घर को बांधने के बाद, तांत्रिक तावीज़ देने के बाद, कोई आदमी किसी के मरने पे नहीं जा सकता, किसी के जीने पे नहीं जा सकता। कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ नहीं जा सकता। और जब भी तुम लोग दूषित होकर अपने घर में आ जाओगे, सब कर दोगे, तो बंधन कट जाएगा। और वो बंधन कटने के बाद वो डायन अपनी तंत्र विद्या से फिर से तुम लोगों के पास कुछ चीज़ें भेज देगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को फिर से परेशान किया ही जाए। तो इससे बेहतर ये है कि तुम सब लोग पूरे दिल से श्रद्धा से पूजा पाठ में लग जाओ। और पूजा पाठ में लगने के बाद जब देव को मानने लगोगे, अपने देवों को मनाने लगोगे, वो तुम्हें खुद ब खुद राह दिखाना चालू कर देंगे कि कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या करना है। तो ये लोग शांत होंगे, तुम्हारे साथ होंगे, या फिर वो क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो आनंद ने मुझे बताया कि आज भी उसके घर में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कोई भी तांत्रिक ओझा गुनी उस चीज़ को आता है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बांध के चला जाता है, शांत करके चला जाता है, लेकिन ठीक नहीं कर पाता है, उस चीज़ को हटा नहीं पाता है। और मेहदीपुर बालाजी में इनको हर साल अर्जी लगानी पड़ती है, जिसके बाद ये लोग शुद्ध रह पाते हैं, बच पाते हैं, ठीक से जी पाते हैं। तो अब ये फैसला आपके ऊपर है दोस्तों, ये जो कहानी मुझे बताई गई, सुनाई गई है, ये रियल है या फिर एक फेक। कमेंट में मुझे बताना ज़रूर, मैं वेट करूँगा दोस्तों आप लोगों का कमेंट।